चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी मोदी सरकार के 8 साल की। 26 मई 2014 का वो दिन था जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और पूरी कैबिनेट ने शपथ ली थी। पहली बार देखा जाए तो पहला कार्यकाल 2014 26 मई से शुरू हुआ था और अब 2022 26 मई आ चुकी है। 8 साल इस सरकार को पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों में देश में क्या बदला, इन 8 सालों में देश ने क्या बड़े निर्णय लिए, इन 8 सालों में देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पहुंची है, इन 8 सालों में वो कौन सी बड़ी बातें थीं जो इस देश को अगले कई सालों के लिए याद रखेंगी, वो कौन से बड़े निर्णय थे मोदी सरकार के जो अगले कई वर्षों तक याद किए जाएंगे और देश को समृद्ध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी मौजूद हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में, स्टूडियो में। सतीश जी, 8 साल हो चुके हैं केंद्र में मोदी सरकार को और 2014 26 मई का वो दिन था जब शायद यही समय था शाम वाला जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी और पूरी उनकी कैबिनेट एक के बाद एक शपथ ले रही थी। वो एक ऐतिहासिक दिन था। स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में बनी थी और उसके बाद लगातार 8 साल अब पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले तो इन 8 सालों को अगर समझें तो किस तरीके से इन 8 सालों का एनालिसिस आप करेंगे? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। 1980 के बाद उस तरह की बहुमत की, जैसे 1977 में भारी बहुमत से जनता पार्टी की सरकार आई थी और इसके बाद वो जल्दी ही उसका पतन हो गया था 2.5 साल में ही। फिर इसके बाद फिर से कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस का उतना बहुमत नहीं था। फिर हमारे यहाँ 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक बहुत विराट बहुमत के साथ कांग्रेस आई थी। लेकिन इसके बाद से 1985 के बाद 2014 के बीच में कभी भी किसी एक दल को इतना बड़ा जनादेश नहीं मिला था जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिला था। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि पहले ही नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो बहुत एक स्मूथली और एक बहुत पावर के साथ मोदी जी सत्ता में आए। और हमने ये देखा कि पहली बार 2019 के चुनाव में 5 साल बाद पूरे देश चुनाव का जो पैटर्न ही बदल गया। एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के प्रति नाराजगी के कारण निर्णय होते थे मतदाताओं की तरफ से। पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रो इनकम्बेंसी यानी कि सरकार की स्वीकार्यता को लेकर मतदान हुआ और 2019 में 2014 से कहीं ज़्यादा बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार आई। अलबत्ता गठबंधन धर्म को निभाते हुए मोदी जी ने 2014 में भी यही कहा और 2019 में भी कि ये एनडीए की सरकार है। यानी कि वो पहले का उनका जो गठबंधन था भाजपा के नेतृत्व में, वो उसको उन्होंने बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि हमने देखा क्या ये वो संदेश वहीं से था कि सबको साथ लेकर चलने का? बिल्कुल बिल्कुल वही संदेश था। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था होती है, विचारधाराओं के टकराव होते हैं, आपसी हितों के टकराव होते हैं और एनडीए भी कहीं ना कहीं अब उस स्वरूप में नहीं बल्कि एक तरह से बीजेपी मजबूत हुई और एनडीए कमजोर हुआ। हम आज जब बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव के 2 साल पहले, जहां तक बात है कि इन 8 सालों में आखिर मोदी सरकार ने क्या बड़े काम किए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कई काम तो बहुत धमाकेदार जैसे उन्होंने किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी जिसको हम कहते थे कि ये भूतकाल में हमने कभी सोचा भी नहीं था। न भूतो जिसको कहेंगे, न भूतो न भविष्यति जो कहते हैं, उसका आधा पार्ट में कहना चाहूंगा कि न भूतो जैसी स्थिति थी। जैसे हमने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की, इसकी बात हम फिर दूसरे देशों में सुनते थे। जैसे हमने सुना था, देखा था पूरे दुनिया ने कि अमेरिका ने वहां जाके उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा। भारत ऐसा क्यों नहीं करता? ये जनमानस में एक प्रश्न उठता था कि हम कैसा साहसिक कदम क्यों नहीं उठाते। तो मोदी सरकार ने ये 2 बड़े काम ये किए। देश के फ्रंट पे हम बात करें तो एक बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया कि हम मोनेटाइजेशन वाला डिमोनेटाइजेशन करेंगे, या एक दिन अचानक घोषणा की और 500 के और बाकी नोट एकदम बंद करने की उन्होंने घोषणा कर दी। पूरा देश एक तरह से शॉक्ड और स्तब्ध होकर रह गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। इसके बाद हमने ये जो देखा, जो आज तक हम बात करें, अब जो हमारे यहाँ का जो बाजार है, ये जो लेन देन का व्यवहार है, सब कुछ ऑनलाइन जैसे पेमेंट हो गया, यूपीआई चल गए और छोटे छोटे 5 रुपए 2 रुपए के तक का व्यवहार आदमी नगद देने के बजाय वो ऑनलाइन करता है, अपने वॉलेट से करता है, मोबाइल से करता है। हर व्यक्ति के पास जनधन खाता है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो एक बहुत आसान जिंदगी हो गई। कम पढ़े लिखे लोग या बिना पढ़े लिखे लोग भी उस चीज का उपयोग करते हैं। ये बहुत क्रांतिकारी कदम था।
एक और महत्वपूर्ण काम था जीएसटी। लगातार उसको लेकर कई सालों से कवायद चल रही थी कांग्रेस के जमाने से, और उसमें राज्य सरकारें विरोध करती, इनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। लेकिन एक बड़े बहुमत से संसद में जीएसटी का, एक देश एक टैक्स का कानून पारित किया। उसी का फॉल आउट हम आज देख रहे हैं कि आज सरकार ये हिम्मत कर पाती है जीएसटी कलेक्शन की वजह से कि वो ड्यूटी खत्म कर देती है निर्यात पे, ड्यूटी खत्म कर देती है वो आयात पे, ड्यूटी खत्म कर देती है वो पेट्रोलियम पदार्थ पर, और जनता को एक बड़े बल्क में महंगाई से राहत करने के उपाय सरकार कर पा रही है। वो जीएसटी का ही नतीजा था। लेकिन सतीश जी, आपको लगता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार जब होती है तो निर्णय लेना आसान होता है? इस सरकार ने इन 8 सालों में ये भी बताया है, क्योंकि इससे पहले भी कई सरकारें रहीं, आपने शुरुआत में जिक्र किया उस बात का, लेकिन उन सरकारों के सामने चूंकि वो स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं थी, मिलीजुली सरकारें थीं, एक यूपीए भी अगर बना था उससे पहले तो उसमें कई सारे गठबंधन होते थे जिनका अलग अलग प्रभाव होता था, और उसकी वजह से सबकी अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कुछ बड़े निर्णय लेने में दिक्कतें होती थीं। क्या आपको लगता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार होने का भी फायदा देश को मिला? बिल्कुल मिला। ये इसमें मैं ये कहूंगा कि 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने का जो फैसला उठाया सरकार ने, वो इसी वजह से उठा सकी क्योंकि उनके पास अपना एक बहुमत था। और अगर दूसरे एंगल से देखें कि दुनिया की आधी आबादी, एक मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को जो 3 तलाक की वजह से जो अभिशाप झेलना पड़ रहा था, वो एक कोई धर्म विशेष का मुद्दा माना जाता था राजनीति में कि ऐसा निर्णय लेने पर मुसलमान खुश होंगे या नाराज होंगे या वोट बैंक प्रभावित होगा। उसको एक जेंडर वाइज्ड होने की जो बात थी उसको उस तरह से नहीं देखा गया था। तो एक बड़ा कदम 3 तलाक वाला मामला था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम धारा 370 से कश्मीर को मुक्त करने की बात थी। इसको लेके पूरे भारत के जनमानस में ये बात है, ये कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये कहा जाता था कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इस सरकार ने वो संभव करके दिखाया। और आज हम देखते हैं कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन वो एक विकास के रास्ते पर हमारे देश का एक हिस्सा कश्मीर, जो कि हम कहते हैं कि हमारा सिरमौर है, वो एक विकास की तरफ बढ़ रहा है। आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को और भारत का जो कश्मीर है, उनमें विकास साफ फर्क दिखता है वहाँ के लोगों की जीवन शैली में और रहन सहन में। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। मुझे लगता है कि इस सरकार ने बहुत दमदारी से फैसले लिए हैं, और हम जबकि 2 साल अभी बचे हैं, अभी मुझे लगता है कि ये जो, और एक और चीज मैं उल्लेख करना चाहूंगा सामाजिक स्तर पर या देश के स्तर पर, स्वच्छता का अभियान। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लोग इतने गंदे शहर, हमारे गंदे वार्ड, गंदे मोहल्ले, मतलब बजाते नालियां और ये सब हम देखते थे तो लोगों को लगता, बहुत सहजता से हम उसको लेते थे। और बहुत खराब लगता था जब कोई विदेशी मीडिया या कोई बाहर का व्यक्ति आके जब अपने देश को देखता था, या इंडियन डायस्पोरा जब भारत आते हैं, लोग कहते थे कि यार बहुत गंदगी है। हम अमेरिका में रहते हैं तो हमें लगता था कि ये लोग अमेरिका में जाके रहने लगे या किसी और देश में, और वहाँ की तारीफ करते हैं, हमारे अपने देश की निंदा करते हैं। वो सच था। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की जो अलग लाल किले से जगाई, आज देखिए कि मैं अगर कचरा सड़क पर फेंकना चाहूं तो मेरी बेटी ही मुझे डांट देती है। लेकिन सतीश जी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आपको है। लगता है कि सरकार समाज के साथ जुड़ी और समाज ने भी उसको स्वीकार किया? इसको इस लिहाज से अगर समझें, स्वच्छता अभियान का आपने जिक्र किया, एक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री आते हैं और बोलते हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री शौचालय बनाने की बात करते हैं, बड़ा ताज्जुब लोग उस वक्त कर रहे थे। उसके बाद देश ने इस अभियान को हाथों हाथ लिया और आज एक प्रतिस्पर्धा सी चल पड़ी है पूरे देश भर में अगर देखें। उसके अलावा आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। सरकार का योगदान सिर्फ लोगों को बताना है कि कौन वो लोग थे, समाज में ही वो लोग थे, हम में हमारे बीच के ही वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया था। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही याद किया गया, चुनिंदा लोगों को ही पूछा गया, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा एक वर्ग था जिसके बारे में बात ही नहीं की गई। आज उनके बारे में बात की जा रही है और उसको सोसाइटी ने हाथों हाथ लिया। इसके अलावा कई और हमने कोरोना काल में देखा, प्रधानमंत्री ने अगर घंटी थाली बजाने की बात की तो पूरा देश उमड़ आया। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की बात, सबसे पहले अगर देश में लॉकडाउन लगा उससे पहले जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और पूरा देश बंद था। जनता का सरकार के प्रति भरोसा, जनता का सरकार की बात मान लेना, यह किस तरीके से पैदा हुआ भरोसा? देखिए, इसमें एक बात है, एक बात होती है भाषण देना, यानी कि बात कहना और भूल जाना। एक बात होती है कि भाषण में जो हम बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान को लेकर जो भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, वो भाषण तक सीमित नहीं था। इसके
बाद जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, नगरीय प्रशासन है, शहरी विकास है और जो ग्रामीण विकास विभाग हैं, उनको बाकायदा कार्य योजना बनाने को कहा गया। और उसको किस तरह से करना है, कैसे लोगों को प्रोत्साहन, जैसे नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, ग्राम पंचायतें हैं, जो स्वच्छता की उनकी एक श्रेणी बना के उनको पुरस्कृत अलग से बजट एलोकेशन करने की बात कही। अगर भाषण तक सीमित होते तो मोदी जी के भाषण की भी वही स्थिति होती जो पहले के नेताओं के भाषण होते रहे, लेकिन उन्होंने केवल भाषण दे के बात कर नहीं की, उसको अमल में लाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए वो सब किया। तब जनता साथ में आई। जनता एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती अगर वो जमीन पे उतरती हुई नहीं दिखती। जैसे एक दूसरा उदाहरण और है, उज्ज्वला योजना की बात है। घर घर में महिलाओं को जो सिलेंडर दिए गए हैं, उससे एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया है ग्रामीण क्षेत्र में खासकर। अब बहुत ही इक्का दुक्का आया, कम लोग बचे होंगे जिनके पास वो सुविधा नहीं पहुंची होगी। अब आप सोचिए कि जीवन का आधा हिस्सा लकड़ियां बीनने में और चूल्हा फूंकने में लोगों को निकल जाता था। पेयजल की समस्या एक बहुत बड़ी बात थी पूरे देश में। अभी जनधन खाते, महिलाओं को बैंक तक पहुंचाना, पानी की बात उन्होंने कहा कि हम हर घर को नल से पानी पहुंचाएंगे। वो कितने प्रतिशत हुआ है और आगे कितना होगा ना, उनकी लगातार वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस तरह लोगों कोरोना काल में हमने देखा कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्वाड की बैठक में उस बात की तारीफ की। हमने देखा कि अमेरिका जैसे देश में जिसकी 30 करोड़ की आबादी है, वहां 10.5 लाख लोगों की मौत हुई। जबकि हमारे देश की 135 करोड़ की आबादी में भी इतनी मृत्यु नहीं हुई। तो ये कैसे संभव हुआ? नेता ने तय किया, सरकार ने तय किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। वैक्सीन हमारे यहाँ बनी, हमारे यहाँ आविष्कार भी उसका हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक गया और हर व्यक्ति को वो वैक्सीन लग सके, इसका अभी भी प्रयास चल रहा है। और अब जबकि दूसरी लहर, तीसरी लहर की हम जब बात करते हैं या अभी भी उसका डर बना हुआ है, तो हम बहुत मिनिमम लेवल पर हैं। हाँ सतीश जी, आपने कोरोना काल की बात की। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल में ऐसी महामारियां आती हैं और इससे पहले जो सरकारें नहीं, आज़ादी के बाद से शायद उनके समय पे इस तरीके की महामारी नहीं आई जिस वजह जो हमने हाल के पिछले 2 सालों में देखा है। एक सशक्त सरकार होने के नाते, या यूं कहें कि एक सरकार, देश की सरकार होने के नाते, दुनिया भर में कई देश हैं, उन तमाम देशों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं। उन सरकारों ने उस पूरे कोरोना काल में अपने अपने प्रयास किए और ये कहा गया कि जब ये महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद ये एनालिसिस किया जाएगा कि कौन वो देश था, कौन वो देश का राष्ट्राध्यक्ष था जिसने सबसे बेहतर तरीके से इस महामारी को पर नियंत्रण पाया, उस पर काम किया। भारत की भूमिका इसमें हम कहां देखते हैं? भारत ने इस दुनिया की एक जो सबसे बड़ी महामारी एक आई थी हमारे सामने, अभी भी हमारे सामने गई नहीं है वो महामारी, उससे भारत ने कैसे सामना किया और भारत की सरकार ने कैसे सामना किया? देखिए, जो मैंने अभी आपको अमेरिका के राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, और अमेरिका जो कि एक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बहुत एक मिसाल मानी जाती थी, या बहुत बड़ी आर्थिक ताकत दुनिया की सबसे बड़ी वो मानी जाती है, लेकिन वो कोरोना के मोर्चे पर एक तरह से विफल साबित हुई। और भारत जैसा देश, जिसको हम पूरी दुनिया विकसित देश भी नहीं मानती, विकासशील देश की कैटेगरी में हमको रखा हुआ है, हमने न केवल अपने देश की रक्षा की, वैक्सीन हमारे देश के लोगों को दी और उनको भोजन पानी सारी चीजों की व्यवस्था की, बल्कि हमने दूसरे देशों की भी इसलिए मदद की। विश्व स्तर की, विश्व का जो नेतृत्व है उसको हमने इसको एक डॉक्ट्रिन में बदल दिया। वैक्सीन की एक डॉक्ट्रिन मोदी सरकार ने की। इसकी वजह से हमारा बहुत सारे देशों के साथ हमारी न केवल संबंध बेहतर हुए, बल्कि हमारी स्वीकार्यता एक विश्व मंच पर दिखती है। अभी अब ताजा उदाहरण इसका मैं बताता हूँ आपको। क्वाड की अभी सम्मेलन हुआ, वो तो उसमें हमने देखा ही, यूक्रेन और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध लगातार चल रहा है 3 महीने से, उसमें भारत ने जो ताकत दिखाई है, ताकत मतलब इस मीन्स में कि हम अपने फैसले पर अडिग रहे। हमारी सरकार ने यह तय किया, हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम एक तटस्थ भूमिका में रहेंगे, हम ना इसकी तरफ रहेंगे ना उसकी तरफ रहेंगे, हम अपने देश के हितों को देखेंगे। इस भूमिका की वजह से आज हम रूस से तेल भी ले रहे हैं। अमेरिका ने हमको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से वो हमको दबाव में नहीं ला सका, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति हों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, रूस के विदेश मंत्री हों, EU की चीफ हों, वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत आने की कोशिश करते हैं। और वो ये बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि रसिया के विरोध में भारत कुछ बोले, लेकिन वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमने ये नीति बनाई हुई है कि हम अपने देश के हित सबसे पहले देखेंगे। तो भारत की किसी सरकार की या किसी नेता की, प्रधानमंत्री की ये जो भूमिका है, बहुत अरसे बाद एक स्ट्रांग भूमिका हम देख रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धाक बढ़ी है? और ये सवाल इस लिहाज से भी पूछूंगा आपसे क्योंकि हमारे सीमावर्ती जो देश हैं, कई देश ऐसे हैं जो हमारी सीमाओं पर समय समय पर गड़बड़ करते रहते हैं। चीन उनमें से एक है।
और बॉर्डर्स पे लगातार कोई दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसे में दूसरे देशों का जो इंटरफेयर, ना सिर्फ हमारे पड़ोसी देश बल्कि कई दूसरे देश भी हैं जिनका इंटरफेयर पहले हुआ करता था, अप्रत्यक्ष तौर पे कहीं कहीं ना कहीं वहां पर भारत ने अपनी एक धाक बढ़ाई है, निश्चित रूप वो से रुकी है। निश्चित रूप से ये स्थिति बनी है कि जो हमारा जो चीन के साथ जो विवाद है, चीन की जो भूमिका है, चीन उस तरह से हमारे साथ अब नहीं कर पाएगा जैसा कि पूर्व में करता रहा है। हमने 1962 के पहले देखा कि दोस्ती की बात करते हुए उसने हमारे साथ दगा किया और हमारे एक बड़े भूभाग पर उसने कब्जा कर लिया था। आज चीन के साथ हमारे सैनिक आंख में आंख मिलाकर बात करते। गलवान में हमने देखा चीन ने जो नापाक हरकत वहां की थी, तो हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया और आमने सामने खड़े होकर बात की। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है और आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान जो पिछले 75 साल से हमारे भारत का ही अलग हिस्सा होकर वो बना था, तब से लगातार भारत विरोध की वो बात करता था। ये एक बहुत अनहोनी सी बात है कि वहाँ के प्रधानमंत्री जाते जाते पद से हटते हटते इमरान खान भारत की तारीफ करने लगे और आज भी लगातार वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये यथार्थ है कि भारत संबंध सबसे रख रहा है लेकिन अपने देश के हितों को सबसे पहले रख रहा है और दुनिया को इस बात को मानना भी पड़ रहा है। गांव गरीब इस सरकार का फोकस रहा है और ये कहा जाता है सतीश जी कि भारत गांव में बसता है और उन ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, आर्थिक तौर पर सशक्त करना, व्यापारिक तौर पर सशक्त करने पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में खासकर देश के गरीब वर्ग की अगर बात की जाए तो उसके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई, मुफ्त अनाज देने की बात की जाए, कोरोना काल जैसे समय में जब सरकार ने मुफ्त अनाज देने का काम किया, किसान को उसकी उपज का दोगुना दाम मिल सके और नहीं तो अगर कोई संकट में है तो उसको उसका बीमा मिल सके, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो गई। इसके अलावा आवास एक ऐसी चीज जिसमें हर गरीब को, हर व्यक्ति को अपना एक पक्का मकान मिले, अपनी पक्की छत मिले। ये कितना बड़ा फैसला था ये इस लिहाज से क्योंकि आप उज्ज्वला की बात कर चुके हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि कोई सरकार आएगी और घर घर सिलेंडर पहुंचा देगी और महिलाओं को चूल्हे से, लकड़ी से निजात, धुएं से निजात दे देगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि महिलाएं जो अपने बटुए में, अपने घर में बिस्तर के नीचे, अपने कपड़ों में पैसा छुपाकर रखती थी और पैसा चोरी हो जाया करता था, उसको जनधन खातों के जरिए महिलाओं को बैंक तक पहुंचा दिया। और ना सिर्फ महिलाओं को बैंक तक पहुंचाया बल्कि बैंक को भी घर तक ला दिया, आपके मोबाइल पर बैंक को ला दिया। ये जो निर्णय है ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कितने महत्वपूर्ण हुए? देखो, आवासीय योजना जो है, प्रधानमंत्री शहरी हो ग्रामीण हो, ये दोनों बहुत क्रांतिकारी हैं। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले आप गांव के क्षेत्रों में गए हों और अब अगर आप जाएंगे तो आपको फर्क गांव में दिखेगा। गांव में अब पक्के मकान दिखते हैं, कच्चे मकान कम दिखेंगे और शहरों में भी वो स्थिति बन रही है। हमारे देश में रहने की समझ से हम बहुत पहले कहते रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी जरूरतों को लेकर लगातार संघर्ष की स्थिति थी। तो आवास की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए एक उनका घर का सपना पूरा होने का रास्ता खोल दिया। दूसरा, आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि इस देश में अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता था तो आप समझ लीजिए कि उसकी जो जमा पूंजी है, घर है या उसकी छोटी मोटी खेती है, वो बिकने की नौबत आ जाती थी। आज स्थिति ये है कि 5 लाख तक का उसको इलाज निःशुल्क मिलने की स्थिति है, बन गई है और तमाम जगह वो मिलता है और वो गांव के लोग भी उसको जानने लगे हैं। उसमें अपवाद हो सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई अस्पताल की गड़बड़ी है, तो उसको दुरुस्त करने का एक मैकेनिज्म भी डेवलप उसमें हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। राशन व्यवस्था हमने देखा, उसमें बहुत बड़े घोटाले होते थे, अब बायोमेट्रिक्स से होता है, अब उसमें घोटाले की स्थिति लगभग खत्म है। सड़कों का संजाल हम कहते हैं कि वो अटल जी ने जो ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी उसको बहुत आगे तक ले जाया गया है। पूरे देश में पुलियाँ, नदियाँ, नए क्षेत्र, खासकर भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां विकास पहुंचता ही नहीं था। हमें ये लगता है कि वो भारत के हिस्से एक तरह से नहीं है। वहाँ वो उन्होंने जैसे लुक ईस्ट की जो एक नीति है, पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, उसको लेकर सरकार ने बहुत एम्फेसिस किया और वहाँ अलग तरह से योजनाएं बनाई गई और उसका भी असर अब हमें वहाँ दिखता है। एक अर्थ में पूरा भारत जरूरतों के हिसाब से विकास कर रहा है। एक और अच्छी बात मोदी सरकार की मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए और बार बार ये कहा कि किसानों के हित में है, लेकिन उसके खिलाफ एक नैरेटिव ऐसा खड़ा हो गया जिससे ये लगने लगा कि ये कानून अगर रहेंगे तो देश में अराजकता की स्थिति बन जाएगी। तो सरकार ने एक बहुत हौसले का कदम उठाते हुए, नॉर्मली सरकारें ऐसा करती नहीं है,
उन्होंने वो तीनों फैसले स्थगित कर दिए। अलबत्ता वो किसानों के हित में है ये बार बार कहते रहे और उनको वापस ले लिया। उसका नतीजा भी उनको प्राप्त हुआ। जैसा पहले लग रहा था कि किसानों की नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत नतीजे आ सकते हैं, तो समय रहते फैसला किया। फिर हमने देखा कि और बड़ी ताकत से वहां बीजेपी की सरकार बनी। सर, आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा था हमारे देश में जिसमें हम आए दिन ये देखते थे, सुनते थे कि हमारे देश के जो बड़े कई मेट्रो सिटीज़ हैं या कई अलग अलग राज्य हैं, वहाँ समय समय पर आतंकी घटनाएं हुआ करती थीं। आतंकी बेधड़क हमारे देश में घुस जाया करते थे और ना सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को की हत्याएं करते थे, बल्कि चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाते थे। आज वो आतंकवाद जब से इन पिछले 8 सालों को अगर समझें तो देश के अंदर कम से कम वो घटनाएं नहीं देखने को मिली हैं। छुटपुट घटनाएं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर हो रही हैं तो वहीं हो रही हैं, लेकिन उस पर भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम चल रहा है। ये किस तरीके से काबू पाया गया? देखिए, इसके लिए जो हम बार बार हम ये कहते थे कि बॉर्डर्स पे हमारी सेना दुरुस्त है और हम पड़ोसी हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, लेकिन एक प्रॉक्सी बार होता है जिसमें सेना सीधे सीधे युद्ध नहीं करती। भारत में जो आतंकवाद है वो मोस्टली, मतलब समझ लिए कि लगभग सारा का सारा आतंकवाद जो था भारत में या अभी भी जो है वो हमारे पड़ोसी देश की षड्यंत्र की वजह से है। और उसका षड्यंत्र इतना गहरा है, जैसे मैंने अभी किसान आंदोलन की बात की थी, उस समय जो एजिटेशंस हुए उसमें भी ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है आईएसआई, उससे पोषित जो संगठन है उन्होंने उसमें बहुत इस तरह का माहौल पैदा किया था कि वो हिंसक घटनाएं उसमें हुई थी। और अभी भी कई सारे ऐसे संगठन हैं हमारे देश में जो अलग अलग मुद्दों को उठाकर किसी एक वर्ग विशेष को भड़काने की या दो वर्गों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने राजस्थान में उसका उदाहरण देखा और भी कई जगह देखा, केरल में लगातार उस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो सरकार के अंदर इस तरह की चीजों की चुनौती आज भी विद्यमान है, लेकिन सरकार चूंकि लगातार उन चीज़ों पर नज़र रखती है और एक काउंटर टेररिज्म एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसकी वजह न केवल उन घटनाओं में कमी आई है बल्कि हम सचेत भी हैं कि कहीं कैसा हो सकता है और उसमें कौन लोग हैं आइडेंटिफाई किया जा सकते हैं। हाँ। तो जनता भी एक तरह से उन चीज़ों को लेकर सतर्क है। हाँ। और सरकार तो लगातार कर ही रही है। सर, डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है। केंद्र में जो सरकार है, अगर राज्य में वही सरकार है तो डबल इंजन उसको माना जाता है और वो डबल इंजन की वजह से ऐसा कहा जाता है कि राज्य मजबूत होते हैं और राज्यों में विकास तेज गति से होता है। क्या आप इससे विश्वास रखते हैं और क्या ये नतीजे हमने देखने को मिले? क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर समझे तो ये डबल इंजन की सरकार का स्टेट है। क्या मध्य प्रदेश की तस्वीर ये बताती है कि वाकई डबल इंजन की सरकार बहुत कारगर होती है राज्यों के लिहाज से भी? देखिए, ये तो हमने लगातार बहुत वर्षों तक देखा है और अभी भी वो एक हद तक अभी भी वो विद्यमान स्थिति है कि केंद्र में जो सरकार है अगर उसके विरोधी दल के या विरोधी विचारधारा के या विरोधी गठबंधन के पार्टी की सरकार है तो एक खींचतान की स्थिति तो बनी रहती है। मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जो केंद्र में जिस दल की सरकार है उसी की मध्य प्रदेश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। कई ऐसा आयुष्मान भारत की मैंने भी बात की थी, वो छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको उस तरह से लागू नहीं किया। बंगाल वो नए तरह से, बंगाल में अभी भी वो स्थिति है। तो ये जो स्थिति बनती है ये खासकर जनता के हित की जो योजना है, कई योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है, उनको लागू करने का तरीका बदल दिया जाता है। तो डबल इंजन की सरकार जिसको हम कह रहे हैं एक ही दल की जो सरकार होती है, वहां इस तरह के हर्डल्स उन योजनाओं को लागू करने में नहीं होते। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में जो केंद्र की योजना है वो बहुत ताकत से लागू हुई। मध्य प्रदेश में भी लागू हुई। तो ये फर्क तो है। अब देखना ये है कि राज्यों को जो विरोधी विचार धारा वाली पार्टियों की जो सरकारों वाले राज्य हैं उनको कम से कम जनता के हितों के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जिनको लाभ मिल सकता है, उनको नहीं मिल पाता। इसलिए इस मामले में कम से कम, चूंकि हमारा देश संघीय ढांचे पर चलता है, अलग अलग दलों की सरकारें केंद्र और राज्य में हो सकती हैं और आगे भी होंगी, होती रहनी भी चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा भी है। एक ऐसा नहीं हो सकता कि सभी राज्यों में एक ही दल की सरकार हो और उसी दल की केंद्र में सरकार हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों को और सारे दलों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमको विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो योजना है उनमें सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनको उसी रूप में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए जिस वजह से वो बनाई गई है। दूसरा जो कार्यकाल मोदी सरकार का था वो और प्रचंड बहुमत के साथ वो सरकार में आए थे दूसरे कार्यकाल में, और 3 साल अब पूरे हो गए। शुरुआत में आपने कहा कि अभी 2 साल और बचे हुए हैं।
अब इन 2 सालों में सरकार का फोकस क्या लगता है आपको? अब इन 2 सालों में आपको क्या लगता है कि देश में और क्या वो बड़े निर्णय हो सकते हैं अगले 2 साल में जो हमें देखने को मिलेंगे, और क्या वो ऐसे निर्णय होंगे जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले जो 25 साल होंगे, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अगले 25 साल जो होंगे वो स्वर्णिम काल होगा भारत का। ऐसे में वो निर्णय जो आने वाले कई वर्षों तक याद किए जाएंगे, ऐसे क्या हो सकते हैं? देखिए, 2 मुद्दे मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनमें से पहले मुद्दे की जो मैं बात करूंगा, उस पर सरकार ने अभी उस तरह से प्रहार नहीं किया है, या मतलब उस तरह उस पर धमाका उन्होंने नहीं किया है। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लिए बढ़ती हुई आबादी, घटते हुए संसाधन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में भी लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। आज हम 135 करोड़ हो गए हैं। और ये जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, संसाधन और कम होते जाएंगे। तो इस सरकार को एक बहुत बोल्ड निर्णय लेते हुए आबादी के नियंत्रण को लेकर, सबको साथ लेकर ऐसा फैसला जरूर करना पड़ेगा जिससे देश के संसाधनों के तुलना में आबादी जो ज्यादा है वो और ये असंतुलन की स्थिति ना हो। तो मुझे लगता है ये सरकार को इस बारे में फैसला लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो शायद लेंगे भी। दूसरी बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र की जो सरकार आई है, इसके पहले की जो सरकार थी उस पर ये लगातार आरोप थे, और बहुत सारे आरोप इस तरह के थे कि वो बड़ी बड़ी योजनाओं में, बड़े बड़े प्लानिंग्स में, बड़े काम में जहां बहुत ह्यूज अमाउंट रहता, वहां भ्रष्टाचार के मामले आते थे। इस सरकार में केंद्रीय स्तर पर तो उस तरह के बड़े मामले कोई सामने नहीं आए हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई सारे राज्यों में, हमने पंजाब का उदाहरण अभी हमारे सामने है कि मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। एक स्तर पर राजनीतिक दल या सरकार इस तरह के मामलों में बचाव की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता के लिए बहुत खतरनाक है, और छोटे छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है। तो सरकार को आबादी और भ्रष्टाचार पर बहुत तगड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है, और अगले 2 साल में मुझे लगता है कि वो उनको उस पर काम हो सकता है, करना ही चाहिए, और हो भी सकता है, ये हम कह सकते हैं। उसकी कोशिश पहले कार्यकाल से हुई थी, डिमोनेटाइजेशन के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सतीश एलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन 8 सालों का पूरा जो एनालिसिस आपने आधे घंटे में किया है, मुझे लगता है ये बताने के लिए काफ़ी होगा कि कौन सी वो बड़ी बातें थी जो इन 8 सालों में देश में देखने को मिली हैं, और देश में क्या बदलाव की तस्वीर इन 8 सालों में सामने निकल कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।